दो टॉपिक मिले आज। एक तो आईसी टू प्रेफरल हेल्थ वर्कर्स, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, और दूसरा है पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग थ्रू आशा वर्कर्स। और मैं कोशिश करूंगा कि इससे पहले आप लोग थक जाएं, उस जल्दी से जल्दी मैं इस दोनों को पूरा कर दूं। भारत सरकार की जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, जितने भी नेशनल प्रोग्राम्स हैं, अगर आप उसको बहुत करीब से देखेंगे तो उसमें ये इसका बड़ा रोल होता है, इन्फॉर्मेशन का, एजुकेशन का एंड कम्युनिकेशन का। जब तक हम इन्फॉर्म नहीं होंगे किसी प्रोग्राम को लेके, उसकी सही से जानकारी नहीं होगी, तो उसको हम सही से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएंगे। और इस प्रोग्राम को, जो पेरिफेरल वर्कर को हम ये सारी चीजें उनके अंदर डालनी है। अभी जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, यहाँ पे डी प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मेडिसिन का दौर है, जहां पे ज्यादा हेल्थ वर्कर या फिर डॉक्टर्स या फिर जो हेल्थ से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से लेमैन को ट्रेन करके, जिनको मेडिसिन का कभी सब्जेक्ट नहीं रहा है, उनको जोड़ा जा रहा है। बहुत दिनों से ये बात चल रही है। आयुष को पहली बार फ्रंट वे में हम लोग इसमें घुस रहे हैं, इस प्रोग्राम के थ्रू, हेल्थ एंड वेलनेस के थ्रू। तो जो सेट आइडिया है उसी के थ्रू जाना है। बहुत सक्सेस रेट भी है उसमें। तो नेशनल जितने भी, चाहे नेशनल वेक्टर बोर्ड कंट्रोल डिजीज प्रोग्राम चल रहा हो, मलेरिया वगैरह का सब जो इसमें जुड़ा हुआ है, कम्युनिकेशन डिजीज का हो, कम्युनिकेबल डिजीज का हो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के प्रोग्राम्स हो, सब में ये की पॉइंट है, इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन। इसमें जो सीएचओ होंगे हमारे, या फिर अभी जो डिस्ट्रिक्ट हेड है, उनको इन सारी चीजों को, नर्सेज को और एएनएम को, उनको ये चीज पढ़ाना है, जो हेल्थ वर्कर है, बताना है कि किस तरह से हम लोगों तक हमारी जो ये सारी विधा है उसको किस तरह से कम्युनिकेट करें। ज्यादातर जब हम उनको एजुकेट करेंगे इसके बारे में, तभी जाके इसका आउटकम आएगा। इसके लिए जरूरी होता है सबसे पहले कि जो रेफरेंस मटेरियल है वो तैयार होगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं, जो ट्रेनिंग के माध्यम से फिर जो बुकलेट आएगी वो सारी चीजें आप लोग को मिल जाएगी। उसी हिसाब से डिजीज बाय डिजीज सारी चीजें, ये जो हमारा प्रेजेंटेशन होगा, दो चीज में बटा होगा। एक तो ये प्रोसेस करें कैसे, और दूसरे कुछ कॉमन डिजीज के नाम है, उसमें ज्यादा टाइम में नहीं लगाऊंगा कि ज्यादातर डिस्कशन हो गया है। बस एक ओवरव्यू दे दूंगा किस तरह से उसमें हम होम रेमेडीज या फिर हर्बल या इस विधाओं से हम उसको काउंटर कर सकते हैं। एक तो रेफरेंस मटेरियल होगा जिसको हमको बताना है बुकिश लैंग्वेज में या बुकलेट्स में, या कुछ अब नए दौर में हो सकता है कि आशा के भी कई आपको आ गए हैं, वो सॉफ्टवेयर ऐप आ गए, उसके थ्रू भी बहुत सारी चीजें बताई जा सकती हैं। और ये अभी कोविड-19 के दौर में हमने देखा है कि किस तरह से लोग एजुकेट हो रहे हैं, नए नए सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं ऑनलाइन, इवन कि जो मेडिको नहीं भी है, तो बहुत आसान लैंग्वेज में वो प्रोवाइड होगा ये। उसके बाद जो इस विधि से, मतलब आयुष के थ्रू हम लोग जो प्रिवेंटिव अप्रोमेटिव केयर कर सकते हैं, उसके बारे में नॉलेज होगी। और इसको किस तरह से प्रोपगेट करें, जो कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, कि बहुत इजीली और सरल भाषा में लोगों तक हम ये चीजों को पहुंचा पाए, ये हम लोग को, आशा को, एएनएम को और नीचे के वर्कर को, आपके थ्रू सीएचओ और सीएचओ को ये सारी चीज समझाना है। और दूसरा ये है कि इस प्रोग्राम के थ्रू एक अवेयरनेस कम्युनिटी में हो, जिसको हम सर्विस देने जा रहे हैं, उनका पार्टिसिपेशन कितना हम ले सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह से इस प्रोग्राम को कम्युनिकेट कर पाता है। आप खुद इन्फॉर्म होंगे या हम उनको इन्फॉर्म करेंगे, बताएंगे, अपनी चीजें समझाएंगे। जाहिर सी बात है कि जो मेन स्ट्रीम में नर्सेज हैं, उनके लिए आयुष की टर्मिनोलॉजीज वगैरह बहुत टफ है, इस सेंस में कि वो अभी माइंड सेटअप मॉडर्न का बना हुआ है उनको। लेकिन जब हम इनको समझाने लगेंगे सरल भाषा में, तो समझना बहुत आसान इसलिए हो जाएगा कि आयुष की जो विधाएं हैं वो घर घर लोगों में पहले से पहुंची हुई है। बस उनको एक कनेक्ट कर देना है कि बच्चे का केयर करना है तो देखिए कैसे कंगारू केयर करना है, या फिर डायबिटीज के लोगों में किस तरह से आपको फला पत्ती तोड़ के खा लेना है, या कफ में किस तरह से चीजें हम जो हो रहा है तो उसमें इस्तेमाल करके घर में, या आपकी किचन की चीजों को इस्तेमाल यूज करना है। तो इसलिए ये बहुत मैटर करता है कि सारी चीज धरी की धरी रह जाएगी अगर इसको हम सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर होंगे, आशा होंगी, एएनएम होंगी, जो घर टू घर उनका आपको कांटेक्ट होगा, जो पब्लिक से सीधा कांटेक्ट में, उनको उसी बात को हम बताने जा रहे हैं कि उनको किस तरह से इन चीजों को बताना है कि आपको इन चीजों को कम्युनिकेट करना है। उनका मेन जॉब क्या होगा, कम्युनिटी नीड असेसमेंट होगा। उसके साथ साथ एक दूसरा टॉपिक है जिसमें हम बताएंगे सर्वे कैसे करना है, एक आध एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। कम्युनिटी में आपको असेसमेंट करना है कि उसमें क्या जरूरत है, उस इलाके के लोगों को क्या बेसिक उनकी प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम क्या। कहीं आप चले गए ऐसा एरिया जहां इंडस्ट्रियल है, वहां पे उसको श्वास के जरिया धूल जा रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूमोकोनियोसिस हो रहा है, कोई बीमारी हो रही है, तो उनके असेसमेंट जो है दूसरे एरिया से अलग होगी। बिहार का जो झारखंड से सटा हुआ एरिया है, जो माइनिंग फील्ड में, वहां उनका असेसमेंट आपको उत्तर साइड जो दक्षिण, दोनों का अलग होगा। तो वो असेसमेंट आपको उसी के थ्रू करना है कि वहां की अनमेट नीड क्या है, उस नीड के थ्रू फिर उनको हम जानकारी देना है। आप ये बात जान के रखें कि दुनिया में जो भी बीमारियां हैं उसको ज्यादातर को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो उसमें हमारा प्रिवेंटिव रोल ही काम आया है।
आप देखें कि हमने पूरी दुनिया से खत्म कर दिया स्मॉल पॉक्स को, उसकी दवा नहीं थी। भारत से हमने खत्म कर दिया पोलियो को, उसकी दवा नहीं थी। जबकि एक रेंज ऑफ डिजीज ऐसी है, चाहे मलेरिया ले लें, फाइलेरिया ले लें, टीबी ले लें, इनकी सबकी दवा मौजूद है, लेकिन हम उसको खत्म नहीं कर पा रहे, कम से कम एलिमिनेट भी नहीं कर पा रहे, इस लेवल पे नहीं ला पा रहे हैं कि वो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ना रहे। तो ये पार्ट को आपको ध्यान देना है कि पीपल को, जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको एजुकेट करने से बीमारी को हम कंट्रोल कर पाएंगे। इवन कि आप कोविड के केस में देख रहे हैं कि अभी जितना भी हम कंट्रोल कर पा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंटिव बेसिस पे। तो इस चीज को अपने स्टाफ में, आशा में या एएनएम जो मिल रहे हैं आपको, उनको बेसिक नॉलेज, इसको सारे डिटर्मिनेंट, जो 10 डिटर्मिनेंट्स हमने कल बात की थी कि ओपीडी से लेके और क्या क्या है, हाइपरटेंशन का, डायबिटीज मेलाइटिस का, या फिर कैंपेन प्रोग्राम से, वो सारी चीज उनको समझाना है, तभी जाके वो बता पाएंगे। और हर बीमारी को, जो 12 पॉइंट्स है, 12 फील्ड है जहां काम करना है हमको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे, उनकी सारी बीमारियों का जो रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करना है कि आप अभी ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो आगे ये क्या डेवलप हो सकता है, फिर आपको ज्यादा पैसे भी खर्च हो सकते हैं। ये अवेयरनेस जब उसमें डालेंगे तो अपने आप वो अवेयरनेस की तरफ, प्रिवेंटिव केयर की तरफ वो दौड़ेगा। लोग आजकल आयुष की तरफ खुद ब खुद जुड़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। चूंकि आयुष नया होगा आशा वर्कर के लिए और नीचे की उनके लिए, इनकी पद्धति, आयुष के लोग तो वहां पहुंच गए लेकिन मॉडर्न प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब फुल्ली हम आयुष का बेसिक लेके वहां पहुंच रहे हैं, तो उनको ट्रेन करना बहुत जरूरी है। फिर इस चीज को उनमें ट्रेन, पहले से भी वो लोग इस मामले में जानते हैं कि किस तरह से जो केस वहां नहीं समझने वाला है उसको रेफर करेंगे, कैसे करेंगे। इस माध्यम से हम उनको ये भी बताना है कि अप्रोप्रिएट केस को कैसे रेफरल तक भेजना है। हर जगह जहां जरूरत नहीं है, जहां पे हम नहीं संभाल पाएंगे, उसको रोकना नहीं है। ये भी बहुत बड़ा काम होता है कि पेशेंट को सही वक्त पे सही जगह पहुंचा देना। और दूसरे, जिनका ऑनगोइंग ट्रीटमेंट चल रहा है या कोई प्रोसेस चल रहा है, उसको फॉलोअप होना चाहिए। या फिर नेशनल प्रोग्राम्स में ऑलरेडी, जैसे टीबी का केस है या फिर आप देख रहे हैं कुष्ठ रोग का केस है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, रेगुलर चलता है, उनको भी आप अगर असेस कर लेते हैं कि इनका ट्रीटमेंट चल रहा है फैमिली में, तो उनको भी आपको बूस्ट करते रहना है कि ये ट्रीटमेंट रोकना नहीं है बीच में, नहीं तो फिर आपको ये एमडीआर टीबी की तरफ, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट की तरफ बढ़ जाएगा। ये काम भी इनकी थ्रू करें और ये सारी चीजों को डॉक्यूमेंट करना है। सारे प्रोग्राम आप आरबीएस के देखिए, पूरा का प्रोग्राम आपको डॉक्यूमेंटेशन पे चल रहा है। आज के डेट में अगर हम कहीं पीछे जा रहे हैं, इसकी वजह यह है कि बहुत सारी प्रोसीजर आयुष में, हमारे आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी का, उनका श्योर शॉर्ट इलाज है, लेकिन हम डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं दिखा पाते हैं, इसलिए लोगों को हम कह नहीं पाते हैं कि ज्यादा सैंपल साइज पे नहीं बता सकते हैं। तो ये लैकिंग है। इसकी वजह से जो भी काम कर रहे हैं, घर विजिट कर रहे हैं, उन सबका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। अभी अगर आप तक सॉफ्टवेयर नहीं आए तो आपको उसी में डॉक्यूमेंट करना है, कॉपी में, रजिस्टर में, और उनको फिर रिपोर्टिंग भी करना है हायर अथॉरिटीज को। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ स्किलिंग इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एक्टिविटीज, क्या क्या हम लोग मेन चीज करना है, किस तरह से डाटा इकट्ठा करना है। तो कोशिश करना है कि जितना भी एरिया ड्रेन आउट है, जहां भी जिस एरिया में हमारा वेलनेस सेंटर है उसके आसपास जितना एरिया को हम रीच आउट है, उसको सबको इनरोल्ड करना है। अब आगे देखिएगा जब उसमें आएगा कि एनरोलमेंट में किस तरह से एनरोलमेंट करना है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में जो है उसके बारे में स्क्रीनिंग फॉर्म है, जैसे मैं एक स्क्रीनिंग फॉर्म में भी आएगा तो बताएंगे किस तरह से स्क्रीनिंग करना है दूसरे वाले में। उन सब का डाटा इकट्ठा करना है। कम्युनिटी को जो लोग ड्रेन करना अपने एरिया में, उनको प्रकृति असेसमेंट के लिए, ये एक टेम्परामेंट यानी मिजाज हम लोग बोलते हैं कि हर पर्सन का अलग अलग होता है। आयुर्वेदा भी यही मानता है, यूनानी भी यही मानता है, डिफरेंट, कि एक आदमी दूसरे से अलग होता है। ये असेसमेंट होगा। कुछ पॉइंट्स है, कल डॉक्टर साहब ने इस पर डिस्कस किया था, क्या विस्तार में किसका क्या क्या पॉइंट्स है। उस पॉइंट्स पे आपको परफॉर्मा बनेगा, उस पर असेस करना है। उससे वाता पिता कफा या फिर हमारे यहाँ जो चार्ज अलग अलग जो है उसका मिजाज है, उस पर एक असेसमेंट हो जाएगा। उस हिसाब से उनको फिर आगे उनसे होने वाली डिजीज उनसे पता चल जाएगी। फिर ट्रीटमेंट मॉड्यूल उसमें बहुत अच्छे से हम डाल सकते हैं। ये सारी चीजें असेस हो जाएंगी। आयुष के जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स हैं कि किस तरह बीमारियों को होने से हम रोकते हैं, इसके बारे में जानकारी देनी है। कम्युनिटी योगा का क्या रोल है, फिजिकल एक्टिविटीज का, ये सारी चीज बताते हैं। और एक चीज ध्यान में रखना है कि लोगों को एम्पावर करना है कि लेवल ऑफ डिजीज कैसी हो, उसका कैसे आप केयर करें। अगर ये रेफरल है, जैसे आज एक प्रेजेंटेशन हुआ आपको कि जैसे फर्स्ट एड कैसे करना है, कट जाए या फिर कोई सांप काट ले या इस तरह की चीजों में, या फिर कार्डियक कोई मामला हो जाए, सीपीआर कैसे देना है, इन चीजों को असेसमेंट करके फिर उसको टाइम के साथ रेफरल करने का भी इसमें एजुकेट करना है हमको, आशास को, कि लोगों को हम इस चीज को बताएं। रेगुलर मॉनिटरिंग हेल्थ स्टेटस एंड रिपोर्ट, उस पूरे एरिया का जो ये प्रोग्राम हम चला रहे हैं, पहले तो हम जानकारी लेंगे, फिर अपनी विधाओं को उस पर अप्लाई करेंगे और फिर एक असेसमेंट करेंगे कि उससे कितना फायदा हो रहा है, क्या लैकिंग है हमारी। ठीक है, तभी हो पाएगा जब इसका फॉलोअप एंड कंप्लायंस को हम सही से देख पाएंगे, तभी हम आगे जाके उसको एडवाइस कर पाएंगे। पीछे भी हमने बात की थी नेशनल हेल्थ मिशन में जो इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम चल रहा है, या टीबी का जो प्रोग्राम, मल्टी ड्रग
थेरेपी चल रही टीबी में या फिर कुष्ठ में, तो इन चीजों को भी, चूंकि प्रोग्राम्स बहुत सारे कोलाइड होंगे आपस में, तो आप ऐसे घर में जाइएगा जो ऑलरेडी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है इन चीजों का, तो इनको आपको एश्योर करना है कि दवाएं टाइम से लीजिए, हमारी कोई मदद है तो हम मदद करेंगे, दवाओं को छोड़ना नहीं है। ये सारी चीजें आप नर्सेज ही होंगी जो डायरेक्ट संपर्क में होंगी लोगों से, वो उनको एजुकेट कर पाएंगी। फोकस आपकी ट्रेनिंग में डालना है इसकी कि ज्यादा से ज्यादा हम जो आशा है, नर्स जो हमारी एएनएम है, जो लोगों से मिलेंगी उसको मोटिवेट करें कि किस तरह से आयुष इस पूरी स्थिति को बदलने जा रहा है, तभी जाके ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा। और जो एंजाइटी है लोगों को लेके, प्रोग्राम्स को लेके कि कैसे होगा या नहीं होगा, या लोगों में डिजीज को लेके, इसको ओवरकम कर पाएंगे। नॉलेज जब तक नहीं होगा आप चीजों को हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि उनको नॉलेज के थ्रू में स्किल करें, एबल करें कि कैसे आप प्राइमरी हेल्थ केयर पे चीजों को जल्दी से, उनको अगर मान लिया जरूरत हो रही किसी बीमारी में इलाज देने की, वो दे सकते हैं। रेफरल कितना स्मार्टली आप कर सकते हैं, उस तरह से लैंग्वेज आपका जिस एरिया में आप रह रहे हैं कोशिश कीजिए। हम लोग को तो खैर ऐसे राज्य में जहां हिंदी भाषी हर जगह लोग इसको समझ रहा है, तो बहुत इजीली है कि उसको लोकल लैंग्वेज में चीजों को समझाइए, और बहुत अच्छे से, क्योंकि हमारी जो विधाएं हैं घर घर तक लोग तक पहुंची हुई हैं, उनको कनेक्ट करना है चीजों को। अब देखिए ज्यादातर तरीका ये होता है कि जो चीज हम समझा रहे हैं उसको पिक्चर वे में दें, ताकि वो जो हमारी मेमोरी है वो जो ग्राफिक्स को बहुत अच्छे से समझती है, तो ज्यादा लिखने के बजाय हम उन चीजों को पिक्चरल वे में अगर समझा देते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए ट्रेनिंग के दौरान में भी, डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान भी, या फिर पब्लिक हेल्थ को अगर प्रोग्राम हम कर रहे हैं, ठीक है, पेरिफेरल में जाके या फिर कहीं पे पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में इस तरह से, तो उसमें हम कोशिश करें कि हमारा जो वे ऑफ कम्युनिकेशन हो ज्यादा इफेक्टिव हो। इसके लिए जरूरी होता है कि हम चीजों को बहुत सिंपल वे में, जिस तरह से लोग समझ पा रहा है, हमारा ब्रेन चीजों को बहुत अच्छा समझ पा रहा है। 5-10 मिनट में हम लोग सिनेमा को समराइज कर देते हैं 3 घंटा का, लेकिन अगर 1 घंटे का लेक्चर करना हो दिक्कत हो जाती है। वजह क्या है कि उन्होंने हमारी इंद्रियों को, जो सेंसेस है, उसको हेजक करके चीजों को इस तरह समझाया कि पिक्चर भी आ रही है, उसकी आवाज भी आ रही है। तो इस तरह से हमारे प्रेजेंटेशन में, टीचिंग में, या फिर उनको जो प्रोग्राम्स हम बता रहे हैं उसमें भी हमारा वे ऑफ जो टीचिंग होना चाहिए, कम्युनिकेशन जो बैरियर को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें जो मोटा मोटी चीजें हैं उसमें प्रिवेंटिव और प्रोवेटिव मेजर्स बताने हैं, आगे चल के हम बताएंगे। रेजिमिनल थेरेपी अगर यूनानी का है, पंचकर्मा है, 6 एसेंशियल ऑफ लाइफ है, उसके बाद प्रकृति असेसमेंट है, दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, सद्वृत्ता बताया गया, इसके बारे में कुछ मॉरल एथिक्स होते हैं आयुर्वेदा के थ्रू कि लोग डेली उसको किस तरह से अडॉप्ट करें। उसके अलावा जो एक फोकस है, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो डेली है कॉमन एलिमेंट्स हो रहे हैं, उसके लिए आपको भागना नहीं है एंटीबायोटिक्स की तरह। आज अगर आप आपके डाटा उठा देखें, स्टैटिस्टिक्स देखिएगा, तो ड्रग इंड्यूस बीमारियां इतना ज्यादा हो रही हैं कि लोगों ने ड्रग, जो पढ़े लिखे लोग, लेना छोड़ दिया है। हर एक केमिकल से बनी दवाओं का एक सेट साइड इफेक्ट है, और ओवर द काउंटर लोग ड्रग खरीद रहे हैं। आपको लोगों तक ये बात पहुंचा देनी है, घर घर तक ये चीजें घुस जानी है कि आपको दवा लेने से ज्यादा परेशानी हो रही है कॉमन एलिमेंट्स में। जो फ्लोरा है हमारे अंदर, हम लोग जो है पूरी तरह से, पूरा शरीर हमारा खरबों बैक्टीरिया से भरा हुआ है, जो हमें हेल्प करता है। हमारे गट में हजारों तरह का बैक्टीरिया, उसको हम लोग केमिकल खा खा के मार देते हैं, फ्लोरा को किल कर देते हैं, जिसकी वजह से बाकी दवाओं का असर नहीं होता है और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, उसके नॉन कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो इसलिए हमको कॉमन डिजीजों के बारे में, जैसे कोल्ड हो गया, या कफ हो गया, फीवर आ गए, इंडाइजेशन हो रहा है, वोमिटिंग्स हो रहे हैं, हाइपर एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स है, डायरिया, डिसेंट्री है, एनीमिया है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इसके बारे में डिटेल में भी बहुत सारी बात हुई है। इनके जो घरेलू उपचार है इसके बारे में बताता है, किस तरह आई केयर करना है बच्चों से लेकर बड़ों तक, वुंड केयर कैसे करना है, किस तरह से हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स हमारे लोकल इस्तेमाल करना है, पाउडर्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सुखा देते हैं, या फॉर्मुलेशंस अलग आएंगे। मेरा पार्ट से बताने का आज ये कि इन चीजों में, ये जो डिजीज का नाम मैं ले रहा हूं, जॉइंट्स पेन में, डायबिटीज में, ब्लड प्रेशर में, अर्लियर केसेस में हाइपरटेंशन में या हाइपोटेंशन में घरेलू उपचार बहुत सारे हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एडोलेसेंट हेल्थ केयर है, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इस एज में बहुत ज्यादा बहकाव होता है, उनको किस तरह से कंट्रोल करना है, नेचुरल की तरफ ला रहा है। नेचुरल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है गांव में, देखिएगा कि अनस्पोकन आपके पास पब्लिक मिलेगी, वो बता भी नहीं पाते हैं, तो डॉक्टर ही एक बच जाता है, या आशा या हेल्थ सेक्टर से जुड़े ही लोग बच जाते हैं जहां तक खुल के वो बात कर सकते हैं। उन लोगों को आपको इसके बारे में एजुकेट करना है। उसमें बड़ी प्रॉब्लम लिकोरिया, डिस्मेनोरिया, ये पेन जो होता है, ये सारी चीजें
एक्यूट नेटल केयर है बच्चों के, उसके बाद पोस्ट नेटल केयर है, जेनेटिक केयर है। इन सारी चीजों को जो होम केयर है, इसका स्लाइड्स में मेरे सारी चीजें हैं, मैं हो सकता है सारी चीजें यहाँ डिटेल में नहीं बता सकूं। इस प्रोग्राम का मतलब ये है कि इन सारे डिजीजों को लेके जो 12 पॉइंट्स हमारे डिस्कस हुए कि इन 12 पॉइंट्स पे काम करना है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे, इनकी जो तैयार है पहले से, उनको आपको नर्सेस को ट्रेन करना है, आशा को ट्रेन करना है कि ये चीजें आपको घर घर हर विजिट में आपको बताना है। ये 4-5 जो थेरेपीज हैं और या फिर असेसमेंट टूल्स हैं, जिसमें रेजिमिनल थेरेपी है, पंचकर्मा है, जो 5 क्रम हम लोग इस्तेमाल करते हैं, फिजिकल थेरेपी आते हैं, 6 एसेंशियल हमने बताया कि 6 ऐसे लाइफ के पॉइंट्स है जिसको आप डेली अगर ध्यान में रखते हैं तो आपका हेल्थ मेंटेन रहेगा। दिनचर्या, पूरे डे में आपको क्या करना है, ठीक है। प्रकृति के टेम्परामेंट असेसमेंट है, ऋतुचर्या है कि सीजन के हिसाब से किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करें। सिर्फ हम लोग आजकल क्लोथिंग एडजस्ट करते हैं कि ठंडा आया तो वूलन कपड़े निकाल लिया, जैकेट इस्तेमाल किया, लेकिन सीजन के हिसाब से डाइटिंग पैटर्न, सीजन के हिसाब से आपका ड्रिंकिंग पैटर्न, सीजन के हिसाब से आपके दूसरे काम, अगर हम इन सब चीज को अच्छे से, इसका पूरा डिटेल आपको उसमें मिल जाएगा। आगे जाइएगा तो डिजीज बाय डिटेल भी हम दे सकते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ के आप डिसमिनेट कर सकते हैं इस नॉलेज को। मेरा बताना यह है कि इन सारी चीजों को आपको बताना है ऐसे लोगों को, हम आयुष वालों को, जिसको अभी तक इससे पाला नहीं पड़ा है। तो नर्सेज को इस तरह से जितना अपने तरीके से हम लोग जो स्लाइड दे पाते हैं वो हो सकता है कि बहुत यूजफुल ना हो, आप इसमें अपना इनपुट्स डालिए कि किस तरह से इसको और अच्छे से हम उनको समझा सकते हैं, इस मैसेज को वहां तक कैसे पहुंचा सकते हैं। होम रेमेडीज करते वक्त हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा माइनर इलनेस को, खास के अभी इनिशियल वे में माइनर इलनेस को कंट्रोल करना है। खांसी हो सकता है, जनरल खांसी हो सकता है, किसी अंडरलाइनिंग कॉज भी हो सकता हो, सीओपीडी की वजह से हो या फिर लंग्स फाइब्रोसिस की वजह से हो। तो ये अगर आप असेस कर लेते हैं तो फिर आप डिसाइड कर लेंगे कि इसको घर होम मैनेजमेंट करना है या फिर इसको भेजना है, कहीं रेफर करना है। तो ये तो एक जो सीएचओ क्लिनिशियन है उसके टेम्परामेंट पर डिपेंड करता है कि चीजों को कैसे असेस करता है, ठीक है। इसका सब्स्टिट्यूट आपको ध्यान में रखना है कि ट्रीटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप लोकल वे में मैनेज कर पा रहे हैं, अगर कोई खास अंडरलाइन कॉज नहीं है तो वो सही हो जाएगा, लेकिन अगर कोई क्रॉनिक इलनेस की वजह से हो रहा है तो होम रेमेडीज के बाद उसको फिर कहिए कि आपको रेफर करना है आगे की तरह। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है कि मेजर डिजीज में इन चीजों को जब तक इमरजेंसी नहीं हो ट्राई नहीं करना है, आप रेफर करने की कोशिश करें, ठीक है। और हर्ब जो इस्तेमाल करते हैं घर घर, जो हम लोग को प्लांट्स लगाने की का एक प्रपोजल है कि वो अपने हर एरिया में अश्योर करेगा वेल्थ एंड हेल्थ सेक्टर, उसमें ध्यान रखें कि प्लांट को ऐसे ही नहीं कि जोश में उठाया और खाते चले गए, उसको अच्छे से प्रॉपर वे में वॉश करें। अगर उसको ड्राई फॉर्म में यूज करता है तो उसको तरीका है किस तरह से शेड में ड्राई करना है ताकि उसके इंग्रेडिएंट्स सारे उड़ ना जाए। तो ये सारी चीजें उनको ट्रेन करना है। डोजेज उसका पता होना चाहिए कि ज्यादा ना खा लें, क्योंकि बहुत सारी दवाएं ऐसी ही 3rd या 4th टेम्परामेंट की होती है, वो खा लें ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। गर्म दवाई खा लें तो उसको फिर हो सकता है कि एनल रूट में प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपने बहुत सारा अदरक खिला दिया तो जो पाइल्स के पेशेंट, हेमोराइड्स के, उनको दिक्कत शुरू हो जाएगी। और दवाओं के बीच में परफेक्ट गैप भी रखना है। तो 30 मिनट दिया हुआ है, लेकिन अदर दवाओं में, आयुर्वेदा में भी, यूनानी में भी उसमें पूरा मेंशन है किन दवाओं के बीच में, किस तरह की दवाओं के बीच में कितना गैप रखना चाहिए। ये सारी चीजें धीरे धीरे करके हमको नर्सेस को बताना है। अब थोड़े एग्जाम्पल्स आएंगे, उसमें एक आध करके मैं बताता चला चलूं। कॉमन कोल्ड को कैसे आपको मैनेज करना है, बहुत सारी इस पे बात हो चुकी है। होम रेमेडीज मैंने इसमें पुट कर दी, किस तरह से घरों में इसको मैनेज करना है। बहुत ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, घर के किचन से इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह कफ को कैसे मैनेज करना है, जिंजर टी बहुत बड़ा इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि जिंजर टी बहुत सारे प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव कफ के लिए बहुत यूजफुल है। आप अड़ूसा देखा होगा, टर्मरिक है दूध के साथ, ये सब सारी नहीं हो, कम से कम अगर इरिटेटिंग कफ हो रहा है तो गार्गल्स कर सकते हैं हम किसी भी गर्म पानी से। अगर ठंडे मौसम में हो रहा है या फिर जिनको मतलब कि हम लोग कहते हैं फ्लैगमेटिंग नेचर के, उनको तो सिर्फ और सिर्फ गार्गल भी अगर कर देते हैं गर्म पानी से तो उनको असर आएगा। इसी तरह फीवर के केसेस में आपने देखा होगा हमारे यहाँ बहुत सारी हर्ब्स हैं, चिरायता ले लीजिए या फिर अपसंतीन ले लीजिए, इस तरह की प्रूवन है दवाएं जिसको आप डिकॉक्शन के तौर पे या फिर उसके जो काढ़ा बना के जो इस्तेमाल करते हैं या फिर उसको कुचल के बेसिक्स को या डायरेक्ट उसको आप कॉम्बिनेशंस में ले सकते हैं, तो बहुत अच्छा इसका इफेक्ट होता है। ब्रोंकल इस्तेमा ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है तो इसमें तो खैर अगर एस्थमेटिकस कंडीशन है तो उसको तो हमको रेफर कर देना है, जिसमें रुक ही नहीं रहा है, बार बार उसको एपिसोड्स आ रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको निकाल। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ऐसी दवाएं हैं, इनहेल कर दें, अगर बहुत सारी दवाओं का जिक्र हमारे यहाँ एक अर्केजीव करके आता है, उसको इनहेल कीजिएगा तो विद इन 30 सेकंड्स आपको ब्रोंकोडायलेशन हो जाता है, तुरंत आराम मिलेगा इन चीजों को। या फिर आपने देखा होगा कि
इसमें पंचकर्मा में हमारे रेजिमेंटल थेरेपी में इनहेलेशन का प्रोसेस है, उसमें बहुत सारी हर्बल दवाएं डाल के उसको इनहेल करते हैं। छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं, आप यूज कर सकते हैं इसको। या फिर कुछ योगा में प्राणायाम वगैरह बताया जाता है। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि इन चीजों को होम रेमेडीज के तौर पे आप बता सकते हैं कि आप फॉर द टाइम बीइंग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी दवाओं को इसमें मेंशन है, आप स्लाइड में देख सकते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट का केस होता है बच्चों से लेकर बूढ़े तक, भूख नहीं लगना, ओवर ईटिंग की वजह से कभी कभी हो जाता है, कभी कभी अंडरलाइन कॉज हो सकता है टीबी का केस है, भूख नहीं लग रहा है, क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि उसमें लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। तो ये चीज इस पे डिपेंड करता है क्लिनिशियन पे या फिर जो सीएचओ पे या फिर वहां जो डॉक्टर है कि हम किस तरह से उसको मैनेज करें। इसको घर की होम रेमेडीज की जरूरत है या आगे उसको रेफर करना है। किसी को लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है 2 हफ्ते से कब भी हो रहा है, तो आप उसको डायग्नोसिस के आगे के जो स्टेप्स हैं उसको स्पुटम डायग्नोसिस के लिए बोल सकते हैं या फिर फिजिशियन को आगे भेज सकते हैं। अदरवाइज होम रेमेडीज भी कर सकते हैं। इंडाइजेशन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, खासकर उन लोगों को जो ज्यादातर आपको कुक्ड फूड खाते हैं या फिर प्रोसेस्ड खाना खाते हैं। आजकल हम लोग बच नहीं पा रहे हैं उसके, शहरों में गांव में भी आप घर घर आपको ब्रांडेड चीजें पहुंच गई, तो उनको भी आप प्रिवेंटिव मेजर्स होम रेमेडीज सारा आराम से बता सकते हैं। वोमिटिंग के केसेस में जो है वो शुरू हो जाता है, आप ये हाल है वोमिटिंग में तो सबसे टेंशन ये हो जाती है कि आप दवा ओरल दे ही नहीं सकते हैं, बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स आते हैं। वो लास्ट का केस होता है कि आप किस तरह से जो है वो उसमें इंट्रावेनस चीजें देते हैं। अगर उससे पहले मैनेज करना होता है तो आप दूसरी चीजें हमारे यहाँ दवाएं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें मेंशन है। और इसके बाद जो डिहाइड्रेशन होता है उसके लिए जरूरी है कि होम मेड ओआरएस बनाना है। उसका यहाँ लिखा हुआ है विधि, किस तरह से शुगर, सॉल्ट और वो नमक मिला के आप बनाएंगे। आपको बता दूं कि बांग्लादेश में एक डॉक्टर को 6-8 साल हो गया, उसको सिर्फ और सिर्फ नोबेल इसलिए मिल गया कि उसने गरीब एरिया में जहां पे रीच आउट नहीं था मेडिकल फैसिलिटी को, उसने होम मेड ओआरएस, जो यही फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है, इससे कम से कम लाखों बच्चों की उसने जान बचा ली। आप जानते हैं कि बच्चों में सबसे ज्यादा आज के डेट में लो इनकम कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज हम लोग जहां रहते हैं, सबसे ज्यादा जो डेथ हो रही है उसकी वजह यही है, डिहाइड्रेशन होना। बहुत जल्दी डिहाइड्रेट कर जाते हैं बच्चे और उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये ओआरएस सबको पता होना चाहिए। सारी चीजें आप नर्सेस को समझाएंगे, जो घर टू घर लोगों को बताएंगे, तो थोड़ा सा, चूंकि डॉक्टर वैसे आशा बताएंगी, नर्सेस जाके बताएंगी, तो उनको और इन चीजों पर फेथ आ जाएगा। इसी तरह हाइपर एसिडिटी के लिए बहुत सारी दवाएं मेंशन है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सबसे बेहतर चीज है कि आप खाने में क्या खाना है, कैसे खाना है, गर्म नहीं खाना है, स्पाइसी नहीं खाना है, जंक फूड्स को अवॉइड करना है, अच्छे से नींद लेना है, जो आपको वो है दिनचर्या है, या फिर आपको 6 एसेंशियल ऑफ लाइफ है, उसमें स्लीपिंग पैटर्न और वर्किंग पैटर्न, मेंटल स्टेबिलिटी, वाटर, ये सारी चीजें अगर आप समझा। कुछ लोग खाना खाते हैं उसके साथ 1 लीटर पानी भी पी लिया, तो अब जो वहां चला गया स्टमक में जाके वो सारे खाना जितने थे सॉलिड को चर्न होने ही नहीं देगा, इस वजह से उनको दिक्कत हो जाती है। या फिर कुछ लोग बहुत गैप कर देते हैं खाने के बीच में, तो एसिडिटी हो जाती है। इन सारी चीजों को समझाना है, क्योंकि यहाँ जल्दी में खत्म करना है, इसलिए मैंने बस एक ओवरव्यू में देना चाह रहा हूं इस पे। कॉन्स्टिपेशन आजकल हमारे यहाँ यूनानी में इसको बोलते हैं उम्मुल अमराज, यानी मदर ऑफ ऑल बीमारी, सारी जितनी चीज उसको, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ऐसे लोगों को। ऑफिशियल जो वर्क करते हैं, टाइम पे खाना नहीं ले पाते हैं, या फिर उनका लाइफ स्टाइल में उनको फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, इसको ठीक कर देने के बाद आप बहुत सारी होने वाली बीमारी को प्रिवेंट कर देते हैं। उनको समझाना है कि कॉन्स्टिपेशन लगातार रहने से किस तरह से लीवर की बीमारी हो सकती है, कार्डियक अपसेट डेवलप हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें आ सकती है। फिर अगर कैनाल में आप देखें तो डिस्टल एंड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पे आपको पाइल्स हो सकता है, हेमोरॉइड्स हो सकते हैं, फिशर हो सकते हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इन सारी चीजों को आप जो होम रेमेडीज बता सकते हैं, क्या खाएं, किस चीजों के कॉम्बिनेशन के साथ खाएं। ठीक है, अगर, लेकिन इसमें ध्यान रखना है हमेशा कि अगर एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन हो, मतलब 3 दिन से ना वो गैस पास हो रहा हो, ना ही उसको स्टूल निकला हो, तो ऐसे केसेस को आप होम रेमेडीज ना अप्लाई के डायरेक्ट सर्जिकल केस हो सकता है कहीं पे आते हैं उसकी गुत्थम हो गई हो, या फिर इंटरसेप्शन हो गया हो, या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, तो ऐसे केसेस को आपको ये जानना, बताना बहुत जरूरी है कि होम रेमेडीज और रेफरल में क्या फर्क है। तो ऐसे केसेस में होम रेमेडीज करें जो बहुत तुरंत तरीके से हल होने वाला हो। लेकिन अंडरलाइन डिजीज अगर आपको जैसे ही पता चलता है तो ऐसे केसेस को प्रेफर करने के लिए भी बताएं इसको। पाइल्स के केसेस में आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, पाइल्स के केसेस में किस तरह रफेज की तरफ जाना है, किस तरह से आपको स्लीपिंग पैटर्न करना है, ये आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। डायरिया, मैंने बताया कि बूढ़े में, बच्चों में डायरिया की वजह से डेथ बहुत ज्यादा हो रही है, उनको किस तरह से जल्दी से बॉडी से फ्लूइड निकल जा रहा है, खासकर समर सीजन में। तो वो इन चीजों को आज भी बूढ़े लोग जो है वो धूप, आप देखिएगा कि जैसे ही गर्मी बढ़ती है या लू आता है, बहुत सारे बूढ़े लोग गुजर जाते हैं, बच्चे डायरिया की वजह से बहुत से समर में गुजर जाते हैं। तो उनके बारे में मैंने पीछे भी बताया कि उनको किस तरह से होम रेमेडीज तैयार कर रहा है, किस तरह से पहचानना है, डिहाइड्रेशन के साइन को कैसे देखना है बच्चों में और बूढ़ों में, इवन के सब लोगों में। इस सारी चीजों को पॉइंट बाय पॉइंट इसमें लिखा हुआ है। आगे चूंकि टाइम कम है तो इस
चीजों को आप स्प्रेड आउट कर सकते हैं। नर्सिंग स्टाफ जो या आशा जो आपको मिल रही है उनको आपको ध्यान रखना है कि कम से कम ORS के फॉर्मूलेज को तो पूरा रटा देना है कि इस तरह से घर घर वो बताएंगे तैयार करना है रेमेडीज को। इससे बहुत सारा टाइम मिल जाता है आपको पेशेंट को मैनेज करने में, अंडरलाइन ट्रीटमेंट को भी मैनेज करने में। बहुत सारी दवाएं इसमें मेंशन है जो बहुत इजी अवेलेबल है, या जो प्लांट जिन्होंने बताया वो सारे प्लांट्स जो वहां लगाएंगे उसी में से हो जाएगा। इसलिए डायरिया डिसेंट्री में होम रेमेडीज जितनी भी है उसको आप अच्छे से आशा को ट्रेन करना है कि घर में किचन से चीजों को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। एनीमिया बहुत बड़ा काउज है इंडिया में। जो डिलीवरी के पेशेंट्स होते हैं उसमें पूरी दुनिया के एवरेज से बहुत लो है हमारे यहाँ उनका हीमोग्लोबिन लेवल। तो आप देखिएगा कि उस कंडीशन में बहुत सारी दवाएं दे भी नहीं सकते हैं जब वो एक्सेप्ट वो हो जाती हैं, गर्भधारण कर लेती हैं। तो किस तरह से घर में इस्तेमाल होने वाले खाने के थ्रू क्या चीजें खाने में देना है, किस तरह से पालक बढ़ाना है, आंवला देना है, ग्रेप्स देना है, खजूर देना है, सहजन देना है, पुनर्नवा देना है, अनार किस टाइम में देना है, इन सारी चीजों को अगर डाइटरी पैटर्न बढ़ाने के लिए आप देंगे तो जो केमिकल वे में हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों पे होने वाले जो पेट में गर्भ धारण किया उसमें बच्चों पे साइड इफेक्ट से भी बचा सकते हैं, उनका आयरन लेवल भी अच्छे से हम बना सकते हैं। उसके साथ साथ कुकिंग पैटर्न भी बताना है कि आज देखिए हम लोग नॉन स्टिकी की तरफ चले गए। पहले जो लोहे का बर्तन इस्तेमाल होता था खालिश लोहा वाला, उससे एक फायदा होता था कि झड़झड़ के थोड़ा थोड़ा आयरन हमारे बॉडी में जाता था, वो नहीं हो पाता है। चीनी का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया, आप कहिए कि रिप्लेस कर दीजिए उसको जगरी से, गुड़ से, तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। होल ग्रेन में स्प्राउट या फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट जितने भी हैं, एग जो लोग नॉन वेजिटेबल्स वाले हैं उसको मीट एंड फिशेज आप बता सकते हैं कि सारी चीजें अपनी चीजों में आप जोड़ सकते हैं। होम रेमेडीज बहुत सारी इसमें लिखी हुई है, आप बहुत अच्छे तरीके से मोरिंगा लीव्स वगैरह है जिसमें बहुत ज्यादा आयरन्स बढ़ाते हैं। ये प्रोटीन डाइट बढ़ा देना है क्योंकि हीम प्लस प्रोटीन दोनों चीज, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन और प्लस आयरन ये दोनों चीज से खून बढ़ता है। तो ये दोनों डाइट में आप बढ़ाने के लिए होम रेमेडीज बढ़ा सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा है, खास के अर्ली एजेज में जो बच्चियां बढ़ रही हैं या बच्चे हो रहे हैं उनको बता भी नहीं पाते हैं। तो इनके बारे में आप टारगेट ग्रुप को बहुत अच्छे से सिम्टम्स जान के बता सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स बना देते हैं, किस तरह बाथरूम्स के बाद या फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज के बाद किस तरह से आपको केयर करना है अपने सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स के। वाटर का कंटेंट बढ़ाना है ताकि आपके पूरे उस ट्रैक में कोई चीज अगर इकट्ठा हो रही है, स्टेगनेंट हो रही है तो वो वॉश आउट हो जाए। खाने की चीजें बढ़ानी है जो ऐसी चीजें जो यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए स्पेसिफिक है। आयुर्वेदा यूनानी में यही बहुत अच्छी चीज है, बहुत सारी ईटेबल चीजें और बहुत सारी ड्रग हैं जो स्पेसिफिक है, जो सपोर्ट करती है। मुकव्वी यानी ताकतवर दवाएं होती हैं अलग अलग सिस्टम की, तो वो आप उनको बता सकते हैं। आई केयर के लिए पीछे भी कुछ लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया है स्पेसिफिक इसके बारे में, तो उसके बारे में जो कॉमन उसकी जो सिम्टम्स है वो और उसको किस तरह से घरों में हम घरेलू चीजों से मैनेज कर सकते हैं, डाइट क्या लगे जो उसके लिए बेहतर होगा। सन स्ट्रोक बहुत आम चीज है, इसके लक्षण को पहचान के जो लोग इससे ज्यादा एक्सपोजेबल हैं, जो लेबर काम करते हैं या फील्ड में जो काम करते हैं या बच्चे जो स्कूल जाते हैं या फिर स्पोर्ट्स पर्सन, तो उनको बताना कि इसके क्या सिम्टम्स है, क्या तुरंत इसका काम करें। आज भी सन स्ट्रोक वगैरह में सिर्फ और सिर्फ आपको डाइटरी पैटर्न या फ्लूइड रिप्लेसमेंट में दवाओं का कोई रोल ही नहीं है। तो अगर ये सही से हम लोगों को एजुकेट कर देते हैं तो सबसे बड़ी चीज क्या होगी कि इनके कॉस्ट घटेंगे और बहुत जल्दी सही हो जाएंगे। नहीं तो हर चीज के लिए डॉक्टर पे जाना सही नहीं है। तो इमीडिएट केयर क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें, छांव में चले जाओ, पानी ले लो या फिर उसको बॉडी को उसके जो है पानी से धुलना है, कपड़े पूरे फुल कपड़े स्लीव्स पहनने हैं। वुंड केयर में बहुत सारा आप देखिएगा कि जो लोकल एंटीबायोटिक से काम ही नहीं आती है। बहुत सारे अल्सर के केसेस हैं जो लोकल एंटीबायोटिक काम ही नहीं आती है, लगातार उन पे स्किन फ्लैप पे फ्लैप चल रहा है। लेकिन बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं, एलोवेरा से लेके आगे जाइएगा आप, तो वो बहुत अच्छा हीलिंग करती हैं। तो ऐसे केसेस को आप इवन के जो एम्पुटेशन बताया जाता है हमारी थेरेपीज से, उनको हम रोक सकते हैं एम्पुटेशन से, उसके इन्फेक्शंस को रोक सकते हैं। और इन सारी चीजों के बारे में, जैसे डायबिटीज मेलाइटस है, ये तो अब इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, इंडिया में इतनी तेजी से बढ़ रहा है और यंग में शिफ्ट हो रहा है। इसको अगर प्रिवेंशन ही एक चीज है जो रोक सकता है। इसके लिए खान पान कि किस तरह से रोकना है, आज भूखों से ज्यादा खा के लोग ज्यादा मर रहे हैं। ये लाइफ स्टाइल को किस तरह मॉनिटर करना है, खान पान में किस तरह से ध्यान रखना है, ठीक है, ये सारी हैबिट्स। उसके साथ हाइपोग्लाइसेमिक जो पत्ते ड्रग्स आती हैं हमारे यहाँ वो दे सकते हैं, या फिर क्यों आयुर्वेदा यूनानी में जो दवाएं बताई गई हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम को, ये आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की डिजीज है डायबिटिक मेलाइटस, तो किस तरह मेटाबॉलिज्म को यानी कि पाचन तंत्र को सही रख सकते हैं वो बता सकते हैं। जो स्मोकर हो, अल्कोहल हो, इसमें ज्यादा होती है इन सारी चीजों को। तो इन सारी चीजों को बताना है कि फूड में क्या चीज बढ़ा है क्या घटा है, शुगर बेस्ड चीजों को घटा देना है,
जो प्रोटीन बेस्ड है उसको बढ़ा देना है। तो ये सारी चीजें होम रेमेडीज की तरफ, जॉइंट पेन में तो आयुष का कोई तोड़ ही नहीं है। डिफरेंट थेरेपी जितने भी, चाहे आपको आयुर्वेदा हो या यूनानी हो या फिर आपके होम्योपैथी हो, सबके अपने अपने एक अप्रोच है और बहुत अच्छा इफेक्ट है जॉइंट पेन में। चूंकि सिर्फ और सिर्फ पेन किलर से डिजीज सही नहीं होती है, वो मिमिक कर देता है, आपके असेसमेंट को कम करता है, आप उसका इलाज नहीं करते हैं, बस आप मिमिक्री होती है उसकी। तो इसलिए